वेलकम टू सिंप्लीफाइड बैंकिंग हब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ व्हाट इज़ बैंक। So bank is a repository of trust that giving facilitator and it's providing the economic backbone to the country. So is a safe place to store money and provide loans and the foundation of economy. As you can say, the definition of the bank is the financial institution for giving lending uh, money to individuals and the corporates. Now we discuss about the banking ecosystem. इंडिया में चार तरह के बैंकिंग है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में से एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे टोटल 12 बैंक्स आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंडर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स में सारस्वत बैंक, टीजीएसबी बैंक या अदर बैंक्स आते हैं। और पेमेंट बैंक में जो मेनली फेमस है आईबीपीएस, पीबी या पेटीएम, एयरटेल बैंक्स, ये नाम आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या फ़र्क होता है? मेनली अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें मोस्टली शेयर्स ये गवर्नमेंट एंटिटी के होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनमें ज़्यादातर शेयर्स एक प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं। ओके। सो बाद में हम देखते हैं हु इज़ द आरबीआई। आरबीआई एक महत्वपूर्ण सेक्शन है बैंकिंग सेक्शन में, जो कि ऑल बैंक्स को रेगुलेट करता है, उसको सुपरवाइज़र करता है, जिसमें बैंक कोई कंप्लायंस के रिगार्डिंग और बैंक की कोई भी जो हेल्थ है, उसका जो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग या उसका असेट या कोई भी बैंक जो गाइडलाइंस आरबीआई ने प्रोवाइड किए वो फॉलो करता है या नहीं, ये सब आरबीआई देखता है। आरबीआई को गॉडफादर ऑफ द ऑल बैंक्स कहा जाता है, इज़ द बैंक्स ऑफ द बैंक। ओके। आरबीआई के अंडर में ही बैंक के और रेपो रेट रिगार्डिंग जो भी सेक्शन होते हैं, रेपो रेट या असेट रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है वो आरबीआई कवर करता है। बैंक इज़ अ कंट्रोलर फॉर इन्फ्लेशन एंड इंश्योर द फैसिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई बैंक में कोई भी फाइनेंशियल इशू आता है तो उसमें आरबीआई मेनली सपोर्ट करता है या आरबीआई उसको मॉनिटर करता है। अभी एक मेनली टॉपिक है जिसको हम कवर करना चाहते हैं, दैट इज़ एसआईबी, सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। अभी सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक मतलब क्या होता है? ऐसे बैंक जो टू बिग टू फेल है, मगर मतलब अगर ये बैंक अगर इंडिया में फेल हो गई तो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम फेल होने के रडार में आ जाएगा, क्योंकि इस बैंक का वैल्यूएशन, असेट या अकाउंट होल्डिंग ऑफ द कस्टमर्स इज़ टोटली बिग। सो अगर इनमें से एक भी बैंक अगर किसी रिगार्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जा सकती है। इसमें 3 बैंक आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स में आते हैं, सॉरी प्राइवेट बैंक में आते हैं। ओके। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैंक। मतलब उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक सिंप्लीफाइड और
बेसिक में ये 5 टाइप्स के अकाउंट बैंक में होते हैं, जो कि एक सेविंग अकाउंट जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है। उसके बाद में करंट अकाउंट जो कि एक कारपोरेट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेनली जो कंपनीज रहते हैं उनका जो डेली ट्रांजेक्शन होना होता है या इन्वेस्टमेंट होना होता है, इसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके बाद में सैलरी अकाउंट ये मेनली कारपोरेट के जो एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉय के लिए ओपन किया जाता है। इसमें से ज़्यादातर पीएफ वगैरह कटता है और ये ज़्यादातर बेनिफिशियल होता है। जो कि एम्प्लॉयज़ है उनको कोई भी अगर उनका कोई उनको ज़ीरो अकाउंट बैलेंस रखना हो या उनको उससे कोई इन्वेस्टमेंट करना हो या उसमें से कुछ भी ट्रांजैक्शन करना हो तो उन्हें ईज़ी पड़ता है सैलरी अकाउंट से। उसके बाद में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट ऐसे आता है। ये एक इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, मतलब अगर किसी पर्सन को या किसी कारपोरेट को अपना जो भी कैश या लेन अमाउंट होगा वो अगर बैंक में किसी फिक्स टाइम के लिए रखना होगा जिससे उनको कुछ परसेंट इनकम मिल सके, तो उसके लिए एक एफडी करके फिक्स डिपॉजिट एक ऑप्शन होता है। और अगर किसी कारपोरेट या किसी इंडिविजुअल को एक फिक्स अमाउंट बैंक में रखना है लेकिन उसके पास अभी उतना अमाउंट है नहीं, तो एक रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन होता है जिससे वो पर्सन मंथली बेस पे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है ऑन द फिक्स टेन्योर। ओके। उसके बाद में एक डीमैट अकाउंट आता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी फॉर शेयर्स एंड बॉन्ड होता है। उसके बाद में हम मेनली फोकस करते हैं सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है। सो सैलरी अकाउंट इज़ अ टाइप्स ऑफ account that open only for employees. It's a zero balance account and मेनली इसमें इंटरेस्ट रेट ज़ीरो ही होता है, बट डिपेंड ऑन द बैंक्स ये 0 से 3 4 या उसके बीच में भी हो जाता है। एंड इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर इसमें 3 मंथ तक कोई भी सैलरी अगर डिपॉजिट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली ये सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके। और दूसरा आता है सेविंग अकाउंट। यह तो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है बाय द नॉर्मल केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड। इसमें मैंडेटरी होता है मिनिमम बैलेंस और इसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है ऑन द क्वार्टरली और मंथली बेसिस एंड इसमें रिक्वायर कारपोरेट टू टाइप टू ऑपरेट। अगर सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो कारपोरेट के साथ में टाइप होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम करेंसी के रिगार्डिंग देखते हैं कि एक करेंसी के अंदर में क्या देखना चाहिए। सो मेनली देयर आर 17 टॉपिक्स दैट आर मेंशन in the RBI section, RBI side to notice what we have to check in the currency. Like in the Gandhiji's face, there are in the mini size they are mentioned like स्मॉल डिजिट में स्मॉल टेक्स्ट में वहाँ पे नेम लिखा हुआ होता है। और उसके साथ में अगर हम यहाँ पे वाटरमार्क के यहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे गांधी जी का फ़ोटो होता है, जो ग्रीन टू ब्लू लाइन जो दिखती है हमें उसके अंदर में इंडिया लिखा हुआ होता है। और ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आरबीआई के साइट पे जाकर अगर देखते हैं तो वहाँ पे टोटल 17 टॉपिक या 17 सेक्शन दिख सकते हैं आपको जिसमें नोट के बारे में ऑल मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद में एक चेक के रिगार्डिंग देखते हैं। एक चेक के अंदर में क्या देखा जाता है। सबसे पहले चेक अकाउंट पे ही या नॉन अकाउंट पे ही है ये देखा जाता है। अगर यहाँ पे
टू क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, तो उसका मेनली मतलब यही होता है कि ये जो चेक है वो जो भी अकाउंट चेक होल्डर या जिसके नाम पर चेक इशू हुआ है वो चेक उस अकाउंट उस पर्सन के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। उसके बाद में चेक में एक जो मेनली देखा जाना चाहिए वो होता है डेट। ये डेट जो भी चेक पे मेंशन की होती है उसके 3 महीने तक ये चेक वैलिड होता है, उसके बाद ये चेक एक्सपायर हो जाता है। और अगर चेक की पूरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो ये MICR पार्ट में मेंशन किया होता है, जिसमें पहले जो 3 डिजिट है ये चेक नंबर होता है और इन बिटवीन जो 9 डिजिट नंबर होते हैं इसमें फर्स्ट 3 डिजिट एक सिटी उसके बाद में बैंक और उसके बाद में सिटी बैंक और उस ब्रांच का नंबर तीनों मिला के ये 9 डिजिट नंबर होता है। मतलब ये 9 डिजिट से हम उस चेक्स का बैंक, उस सिटी और ब्रांच का नाम पता चला सकते हैं। उसके बाद में जो 6 डिजिट आते हैं वो डिजिट चेक्स को एक वो नंबर्स RBI ने इशू किए होते हैं। RBI और बैंक दोनों मिला के एक नंबर इशू किया होता है जो कि चेक पे होता है। और उसके बाद में जो 2 डिजिट रहता है वो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जिस टाइप्स का भी वो करंट अकाउंट है वो मेंशन किया होता है। ठीक है। उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बैंक में हमें क्या सिक्योरिटी देखना चाहिए और अगर कोई फ्रॉड होता है तो उससे कैसे बचें, ये सब उससे हम सीख सकते हैं। सो मेनली देयर आर मल्टीपल ट्रैप्स इन द बैंक्स, बट मेनली क्या होता है जो पेमेंट ट्रैप होता है, लाइक कोई पर्सन बोलता है कि आपको कोई कैशबैक मिला है या कैशबैक का ऑफ़र आई है, आप स्कैन कीजिए और वो आप कैशबैक पा सकते हैं। लेकिन जब आप स्कैन करने जाते हैं वहाँ पे आपको स्कैन करने के बाद आपको पिन डालने के लिए आता है बैंक का। अगर आप पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट में से वो जो कैशबैक आने वाला था वो अमाउंट डेबिट हो जाता है। तो इसका एक आयरन रोल ये कर सकते हैं हम कि इफ़ यू आर स्कैनिंग यू आर पेइंग, यू नेवर स्कैन कोड टू रिसीव मनी। मतलब अगर आप कोई भी स्कैन कर रहे हैं तो आप पेड कर रहे हैं। तो एक थंब रूल पकड़ लीजिए कि अगर आप कोई भी स्कैन कर रहे हो और उसके बाद में अगर बैंक का कोड बैंक का आप जो कोड यूज़ करते हैं फ़ोनपे में 6 डिजिट या 4 डिजिट का अगर आप इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब आपसे अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे। स्कैनिंग ये बैंक्स के रिगार्डिंग भी होता है और अदर भी होता है, जिसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है तो अगर कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट एक स्कैनर लगाता है कि आप स्कैन करके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन जब आप स्कैन करके आपका जो बैंक का कोड 4 डिजिट कोड आपने क्रिएट किया होता है वो कोड अगर डालते हैं तो वो उसमें आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। ठीक है। उसके बाद में फेक कस्टमर केयर। अगर आपको कोई बैंक से इशू होता है तो आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं उस बैंक को कॉल करने के लिए। लेकिन हैकर क्या करते हैं कि फेक कस्टमर केयर आईडी नंबर क्रिएट करते हैं। उसमें अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपको बैंक की डिटेल पूछेगा, आपको OTP भेजेगा और आपको आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट या कुछ भी हैक कर सकता है। सो always verify apps or site, and after verify done you can call the customer cares। उसके बाद में फेक प्रोफाइल। जब हम देखते हैं कि ट्विटर इंस्टाग्राम में कोई अपना जो दोस्त आपको एक मैसेज करता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे भेज सकते हो क्या, तो आपको लगता है कि आपका दोस्त रियल में होगा तो आप भेज दीजिए। लेकिन वो बाद में आपको पता चलता है कि वो फ्रॉड होता है। तो
इस टाइम पे क्या करना चाहिए कि उसको बोलना चाहिए कि कॉल कर लीजिए, या कॉल कर लीजिए, या उससे उसको बोलना चाहिए कि फिज़िकली मिल कर आप पैसे ले सकते हैं। सो इससे जो भी थेफ्ट होगा वो थेफ्ट से आप बच सकते हैं। उसके बाद में जो बैंक मिस सेलिंग होता है, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी कॉर्पोरेट को कोई भी चीज़ का अगर कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बैंक का पर्सन उसके टारगेट पूरा करने के लिए वो जो प्रोडक्ट होता है या जो भी इंश्योरेंस होता है वो आपको बेचना चाहता है। सो अगर कोई ऐसा रिस्क करता है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है या इज़ टोटली वर्थ इट, सो ऑलवेज़ वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में ये हमारा जो चैनल है उसको इसमें हम ज़्यादातर बैंक्स के रिगार्डिंग टॉपिक डालते हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर्स कीजिए।